जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर से वन लाइनर सेशन कर रहे हैं। वन लाइनर सेशन कौन से टॉपिक का रहेगा आज? तो आज रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था का। अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी प्रश्न है उसको देखने वाले हैं हम लोग। जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं राज्य स्तर पर होती है, जैसे छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो सीजीपीएससी सीजी व्यापम के जो एग्जाम होते हैं उनमें अर्थव्यवस्था से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वो है। अदर स्टेट के भी यदि आप एग्जाम दिलाते हैं वहां पर भी काम आएगा, एज वेल एज इंडिया लेवल पे भी जब इकोनॉमी के प्रश्न आते हैं कुछ इस प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। तो वो सारे प्रश्नों को संग्रह है, वन लाइनर है, थ्योरी कॉन्सेप्ट रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यदि आप फेसबुक चलाते होंगे तो फेसबुक में क्लियर सीजीपीएससी पेज है, उसको जरूर लाइक कर दीजिएगा। ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। सीजीपीएससी नॉलेज हब पे वीडियो देख रहे हैं, चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा है प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जब हम लोग बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, तो प्राइमरी सेक्टर में ऐसा कोई भी चीज जिसको आप रॉ मटेरियल में या कच्चा माल के रूप में प्रयोग करते हैं या साबुत उसका जो है उपभोग करते हैं। जैसे आपका कृषि क्षेत्र हो गया, कृषि के अतिरिक्त पशुपालन हो गया, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र आपको क्या दिखेगा, प्राइमरी क्षेत्र में दिखेगा या प्राथमिक क्षेत्र में दिखेगा। तो क्या आंसर आएगा इसका? कृषि क्षेत्र और संबद्ध क्षेत्र। ये क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आता है द्वितीय क्षेत्र में क्या आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में क्या आते हैं? तो द्वितीय क्षेत्र ऐसे होते हैं जो कच्चे माल को एक निर्मित प्रोडक्ट के रूप में बदल देते हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास गेहूं है, गेहूं को आपने आटे में परिवर्तित किया और उसको आप बेच रहे हो। ओके, आटा बना के बेच रहे हो, मतलब जो रूप है आपके रॉ प्रोडक्ट का उसको आपने बदला और उसको मैन्युफैक्चर किया एक नए प्रोडक्ट में। उसके बाद यदि आप उसका उपभोग करते हो तो ये द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। द्वितीय क्षेत्र मतलब क्या है? जो रूप बदले, जो प्रोडक्शन करे वो आएगा। तो सही आंसर इसका क्या होगा? इंडस्ट्रीज, उद्योग हो गया, बिजली उद्योग हो गया और निर्माण कार्य, ये सारे क्या आपके द्वितीय क्षेत्र में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापार, परिवहन, संचार, सेवा भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है। व्यापार बिजनेस की बात करता है, परिवहन हो गया ट्रांसपोर्ट की बात करता है, संचार कम्युनिकेशन की, या सर्विसेज ये भारतीय अर्थव्यवस्था का किस क्षेत्र में आता है। सर्विसेज, कोई भी सर्विसेज हो उनकी बात करेगा, चाहे वो हॉस्पिटल की सर्विसेज हो, डॉक्टर की सर्विसेज हो, सारी ये बात करता है। ये कौन से क्षेत्र में आते हैं? तो ये सारे हमारे आते हैं अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में या टर्टियरी क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमी। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बेसिक सा प्रश्न है। सही आंसर क्या आएगा जी? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछता है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप किस प्रकार का है या कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है जो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के लक्षण रखती हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? जो हम लोग बोल रहे हैं मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसका अर्थ क्या होता है? इसका तात्पर्य क्या है जी? तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जहां पर एक साथ भागीदारी करते हैं, एक साथ उत्पादन करते हैं, जहां पर सार्वजनिक क्षेत्र का भी आपको कंट्रोल देखने को मिलेगा और निजी क्षेत्र का भी कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। अगर सरकार कभी कंट्रोल नहीं करती है, सरकार का उत्पादन में या इकोनॉमिक के सेक्टर में कम हाथ हो या कम कंट्रोल हो, तो उसको कहा जाता है पूंजीवादी क्षेत्र। जहां पे पूरे प्राइवेट प्लेयर्स खेलते हैं वो क्या होता है? पूंजीवादी क्षेत्र। जहां पे निजी क्षेत्र का कंट्रोल है, जहां पे टोटल कंट्रोल गवर्नमेंट रखती है या मैक्सिमम कंट्रोल गवर्नमेंट रखती है, वो क्या हो जाता है आपका? समाजवादी क्षेत्र। भारत में ये दोनों मिलकर काम करते हैं। ये कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ध्यान रखिएगा इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा है? अगर ये पूछा जाएगा आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा है, तो विकासशील देश है। ओके, अगर हम लोग जाएंगे जो आपका आता है वर्ल्ड बैंक वगैरह, वो बताते हैं कि अलग अलग इकोनॉमी जिसमें प्रति व्यक्ति आय कितना 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 होगा तो कौन से फील्ड में रखना है, उस हिसाब से देखेंगे तो भारत कैसा आता है? विकासशील। भारत ना तो अल्प विकसित है ना ही एकदम फुल्ली विकसित है। इकोनॉमी की दृष्टि से अगर हम लोग बोलेंगे तो हम लोग स्टिल ग्रोइंग है, विकासशील है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आर्थिक वृद्धि का आधार क्या होता है। आर्थिक वृद्धि का आधार क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा उत्पादन। उत्पादन ही जो है आर्थिक वृद्धि का आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है? तो सही आंसर आएगा पूंजी। पूंजी बोल दीजिए, ये क्या होगा? उत्पादन का सबसे गतिशील कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है। लगातार बढ़ने वाली कीमतों की प्रक्रिया या प्रोसेस क्या कहलाती है? तो मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। वस्तु और सेवाओं के मूल्यों का लगातार बढ़ना ही मुद्रास्फीति होता है।
लोग बोलते हैं ना महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बहुत भारी भाषा में उसका नाम क्या होता है? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन, जो लगातार वस्तु और सेवाओं की कीमत को बढ़ते रहती है। एक प्रोसेस है जो अलग अलग कारकों पर डिपेंड करता है। कभी भी महंगाई के कोई एक कारण नहीं होता, महंगाई बढ़ने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। उत्पादन में कमी हो सकती है, मांग में वृद्धि हो सकती है, किसी ने आर्टिफिशियल स्टॉक कर दिया हो उसके कारण हो सकता है, आपका सारी चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं। तो अलग अलग कारक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? एक ऐसा देश जो अपने देश में आयात निर्यात पर प्रतिबंध कर दे। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो ना तो बाहर कोई सामान बेचती है, ना ही बाहर से कोई सामान मंगाती है। बाहर कोई सामान बेचना मतलब निर्यात करना, बाहर से सामान मंगाना मतलब आयात करना। कोई ऐसी अर्थव्यवस्था जो बाहर की अर्थव्यवस्था से ना तो आयात करती है ना तो निर्यात करती है, टोटल बंद रहता है, उसको क्या बोला जाता है? बंद अर्थव्यवस्था। एक एग्जाम्पल आपको नॉर्थ कोरिया का थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा, जो बाकी देशों से लगभग ना के बराबर बिजनेस करता है, वो पूरा डिपेंडेंट हो जाता है चाइना के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर आएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो थे सर्वोदय योजना के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का श्रेय जो है दादा भाई नेहरू को जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसके बारे में बताया था। साथ ही साथ धन के बहिर्गमन का सिद्धांत भी उन्होंने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? उदारीकरण जिन्होंने लेके आया, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, ये सब आपने वर्ड सुना होगा। ये उदारीकरण का अग्रदूत मतलब उदारीकरण को बढ़ावा किसने दिया, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह। जब बहुत ज्यादा देश में मंदी के हालात आ गए थे, उस समय मनमोहन सिंह ने पूरी अर्थव्यवस्था को संभाला था, इसी के कारण उनको कहा जाता है। तो उनके 3 ही सुधार थे, उन्हीं को हम लोगों को समझना रहता है, उसमें एक उदारीकरण आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में प्रथम निश्चित पूंजी बैंक कौन सा है? भारत में प्रथम निश्चित पूंजी बैंक कौन सा है? तो याद रखिएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके किस बैंक की स्थापना की गई? इंपीरियल बैंक था, अलग अलग जगह पे काम कर रहा था, उसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है और एक बैंक बनाया जाता है। वो कौन सा बैंक है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ब्रांचेस के अनुसार जो है ये दुनिया में भी मेरे ख्याल से सबसे बड़ा बैंक है, भारत का सबसे बड़ा बैंक आपको देखने को मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले इंपीरियल बैंक था, 1955 में इसको जो है राष्ट्रीयकरण करने के बाद इसका नाम क्या कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत का पहला बैंक कौन सा है जिसे आईएसओ से प्रमाणित किया गया है? आईएसओ द्वारा प्रमाणित होने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो कैनरा बैंक है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा जीके के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदाड़िया और तेजाड़िया। ओके, बियर एंड बुल्स कहा जाता है। बियर एंड बुल्स शब्दावली प्रयोग होती है, यह किससे संबंधित है? मंदाड़िया और तेजाड़िया। तो इसका सही आंसर आएगा शेयर मार्केट से, शेयर बाजार से। शेयर बाजार में जो मंदी लेके आए या शेयर बाजार में स्टॉक को गिराए या बाजार की गति को कम करे, उसको बोलते हैं मंदाड़िया, बियर्स कहते हैं। और जो तेजी लेके आए उसको क्या बोलते हैं? तेजाड़िया या बुल, जिसके कारण शेयर प्राइसेस बढ़ जाते हैं, वो क्या कहलाता है? तेजाड़िया कहलाता है। कभी भी आप शेयर मार्केट में देखोगे एक बैल की फोटो जरूर दिखेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित होती है? मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन की जो गणना होती है किस पर आधारित होती है? तो थोक मूल्य सूचकांक पे होती है। अलग अलग आंकड़े आते रहते हैं जिसमें बताया जाता है कि अभी जो महंगाई स्तर है वर्तमान स्थिति में 2022 में 8 साल के उच्चतम स्तर पर है। तो ये सारी चीजें हम लोग कभी करंट में और आगे देख सकते हैं। हमारे करंट वैसे आते रहते हैं ऐप में, वहां पे भी आप जो है देख सकते हैं। सारी नोट्स हम लोग डाल देते हैं करंट अफेयर के, जो भी डाटा है वहां पर आपको मिल जाएगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक है? आपको बताना है जीडीपी में कौन से हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होती है। तो सही आंसर आएगा टर्सरी क्षेत्र की। तृतीय क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान देता है। तृतीय क्षेत्र बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं सेवा क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत की मौद्रिक नीति को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? मौद्रिक नीति मतलब मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है? तो आरबीआई।
हर 2 महीने में मौद्रिक नीति जारी करता है। पहली मौद्रिक नीति आएगी अप्रैल के महीने में, फिर 2-2 महीने के गैप में आएगी, जून में आएगी, फिर अगस्त में आएगी। इस प्रकार से चलते रहता है। मौद्रिक नीति को कंट्रोल करने वाली संस्था आपकी भारतीय रिजर्व बैंक है। मौद्रिक नीति लेकर क्यों आई जाती है? ताकि मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सके। आइडियली मुद्रास्फीति 4 से 6% के बीच में रहे, 2 से 6% जो बोलती है अलग अलग। भारत जैसे देश के लिए 2 से 6% अगर मुद्रास्फीति है वो कंट्रोल लेवल पे उतनी होनी चाहिए, 2 से कम ना हो, 6 से ज्यादा ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है, इसके बारे में बताना है। तो ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के संचालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया है? तो उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिग पुश सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? बिग पुश सिद्धांत इकोनॉमी में किसके द्वारा दिया गया है? तो रॉडन ने इसको दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत में सर्वाधिक शहरीकरण वाला राज्य कौन सा है? ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा शहर है, शहरीकरण, नगरीय जनसंख्या, नगरीय प्रतिशत जो है ज्यादा है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो सही आंसर क्या आएगा? महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आपको बताना है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो सही आंसर क्या आएगा? 1 जनवरी 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः किस प्रकार की है? जो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है वो किस प्रकार का है जनरली? तो संरचनात्मक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आएगा न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में है। मुद्रा वह जो मुद्रा का कार्य करे। क्या बोल रहा है? एक स्टेटमेंट देता है, मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे। जैसे कई बार होता है ना हम लोगों का कि बच्चे से पूछते हैं बेटा इसका नियम बताओ, तो इसका नियम ये है। तो ऐसी किसी अर्थशास्त्री ने खतरनाक टाइप का स्टेटमेंट दिया, बोलता है मुद्रा वो है जो मुद्रा का काम करती है ना। जैसे स्टूडेंट वो है जो स्टूडेंट का काम करता है। इस प्रकार का ये अर्थशास्त्री कौन थे? तो वॉकर। याद रखिएगा, वॉकर ने क्या किया? वॉक कर दिया, बोला मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया अभियान में भारत को क्या बनाने के लिए शुरू किया गया है? ओके, मेक इन इंडिया अभियान आप लोगों ने सुना होगा। ये भारत को क्या बनाने के लिए किया गया है शुरू? तो विनिर्माण हब। मेक इन इंडिया कैसे नारा है? कम मेक इन इंडिया, आइए हमारे यहाँ भारत में आप निर्माण करिए। अलग अलग देशों की कंपनी को बुलाया जा रहा है कि आप प्रोडक्शन यूनिट जो चाइना में लगा के रखें या कहीं और लगा के रखें दुनिया में, वहां मत करिए, हमारे यहाँ करिए। सस्ते लेबर है, हम लोग सस्ता लेबर आपको प्रोवाइड कर देंगे जिसके थ्रू आप आराम से अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं। प्रोडक्शन करेंगे तो ऐसा अगर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है तो भारत ग्लोबल लेवल पे क्या बन जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग हब, विनिर्माण हब बनाने के लिए ही हम लोग मेक इन इंडिया अभियान लेकर आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में आयात निर्यात बैंक कौन सा है? भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है? तो इसका सही आंसर आएगा एग्जिम बैंक। ओके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एग्जिम बैंक, ये है आपका आयात निर्यात बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कथन है मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है। मुद्रा जो है वो खुद का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? तो स्टेटमेंट है क्राउमर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? हमारी नेशनल इनकम का मेन रिसोर्स क्या है? प्रमुख स्रोत क्या है? तो सही आंसर आएगा सेवा कर। सर्विस टैक्स जो है हमारी आय का प्रमुख स्रोत में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या होता है? सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या होता है जी? तो ब्याज दर का कम हो जाना। जब भी ब्याज दर का कम होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? मुद्रा जो है सस्ती हो गई है। चलिए नरसिम्हा राव समिति, इसका संबंध किससे है? नरसिम्हा राव समिति का संबंध आपको देखने को मिलेगा बैंकिंग सुधारों से। बैंकिंग सुधार से रिलेट करती है नरसिम्हा राव समिति। क्वेश्चन नंबर 37, कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? कागजी मुद्रा सामान्य तौर पर आप बोल सकते हैं नोट को। ओके, नोट जारी करने का पूरा अधिकार किसके पास है? तो नोट कौन जारी करता है जी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक के पास है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक का मुख्यालय आपको दिखेगा मुंबई। आर्थिक राजधानी कहते हैं मुंबई को, रिजर्व बैंक का मुख्यालय वहीं पर आपको देखने को मिलेगा, दिल्ली मत लगाइएगा। 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? प्रश्न आता है 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? तो 1 रुपए का नोट जो है वित्त मंत्रालय जारी करता है। ध्यान रखिएगा, 1 रुपए के नोट के अतिरिक्त बाकी सारे 1 रुपए से ऊपर के नोट जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक के पास है, वित्त मंत्रालय नहीं कर सकता। सिर्फ 1 रुपए का नोट जो है वो वित्त मंत्रालय जारी करता है। अगर इकोनॉमी टर्म पे देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा खर्चा भी जो है ना 1 रुपए के नोट को बनाने में आता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, योजना आयोग, वैसे अभी बंद हो गया है, योजना आयोग
आयोग का गठन कब हुआ था? तो सही आंसर आएगा 1950 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुद्रा की मात्रा में कमी को क्या कहा जाता है? मुद्रा की मात्रा में मतलब आपकी मुद्रा कम हो गई, मार्केट में मुद्रा कम मात्रा में उपलब्ध है, तो इस कमी को क्या कहा जाएगा? मुद्रा का संकुचन होना। याद रखिएगा, अगर मुद्रा का संकुचन हो जाता तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। मुद्रा की मात्रा कम होना या मुद्रा का संकुचन होना कहलाता है। चलिए, जिस नीति को देश का केंद्रीय बैंक ऋणात्मक और गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से लागू करता है उसे क्या कहा जाता है? केंद्रीय बैंक, देश का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऋणात्मक और गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से लागू करते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो मौद्रिक नीति कहते हैं। यही है SLR, CRR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, यही सारा आपका हो जाता है क्या? आपका मौद्रिक नीति के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब सरकार की आय कम हो और व्यय ज्यादा हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? जनरली हम लोग बजट किस प्रकार का बनाते हैं हमारे देश में? इसी प्रकार का बजट बनाते हैं कि हम अपनी इनकम कम दिखाते हैं, एक्सपेंडिचर ज्यादा दिखाते हैं। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था जहां पे हमारे आय कम है, आमदनी अठन्नी है और खर्चा जो है रुपया हो रहा है ना, मूवी का वैसे नाम है। तो ये जो है इनकम आपकी कम होती है, एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, तो इसको क्या कहा जाता है? कैसी अर्थव्यवस्था कहा जाता है? घाटे की अर्थव्यवस्था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड बैंक का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड बैंक का पूरा नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक। ये वार्ड हो गया, नाबार्ड कर दीजिएगा। ओके इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सहकारी साख संगठन का शुभारंभ कब होता है या कब हुआ है? तो इसका सही आंसर आएगा 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेंसी नोट प्रेस कहाँ है? नाम से ही है करेंसी नोट प्रेस, कहाँ पर स्थित है ये? तो नासिक में स्थित है। फिर प्रश्न आता है संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इसका प्रमुख कारण क्या है हमारे देश में? तो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। हमारे देश में उतनी उत्पादन क्षमता पर्याप्त मात्रा में नहीं है, इसके कारण हमारे देश में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यता कहाँ दिखाई देती है? आपको बताना है भारत के अंदर प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ पर दिखाई देती है? तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा कृषि क्षेत्र में। जहां पर एक ऐसा क्षेत्र जहां पर उत्पादन से या आवश्यकता से अधिक ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं, अगर उस फील्ड से कुछ मजदूरों को हटा भी दिया जाता है तो उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। मतलब लोग काम तो कर रहे हैं बट कुछ काम नहीं कर रहे, अदृश्य टाइप का है। अदृश्य बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी बोला जाता है। कौन से क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। जनरली इस कृषि क्षेत्र में क्या होता है, मान के चलिए 20 मजदूर जो है काम कर सकते हैं, वहां पे 30 या 40 कर रहे हैं। अब वो जो 40 या 30 मजदूर है, 10 मजदूर जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, उनको अगर आप हटा भी दोगे तब भी आपका कार्य समय से कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे केस में सीमांत उत्पादकता 0 हो जाती है। वो लोग काम तो कर रहे हैं बट कोई प्रोडक्शन में फायदा नहीं हो रहा है, इसी को बोला जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में, खरगोन में। खरगोन में आपका पहला मोबाइल बैंक स्थापित किया गया है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से आरंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर आएगा 1951 से। तो इतने क्वेश्चन थे। वन लाइनर सेशन हम लोग बीच में लेके आते रहेंगे, MCQ सेशन भी लेकर आते रहेंगे। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, शेयर करिए। YouTube में आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे लाइक करिए। इसके अतिरिक्त जो ऐप है, ऐप का लिंक हम लोग दे देंगे, प्रश्नावली का भी मैं लिंक पिन कमेंट में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों पे रहेगा। आप ऐप को अवश्य डाउनलोड करिए और उसके साथ साथ कोर्स अगर आपको परचेस करना है कर सकते हैं। डेली वहाँ पे टेस्ट होते हैं 10 क्वेश्चन के, डेली करंट अफेयर अपलोड होता है, उन सब का फायदा उठा सकते हैं। तो इतना ही था आज की वीडियो के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।